नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। कांग्रेस ने आज कांग्रेस को कह दिया कि 2008 में कांग्रेस कमजोर थी। कांग्रेस की सरकार ने कमजोरी दिखाई। मनीष तिवारी ने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 years national security situations that impacted India, जिसमें उन्होंने मुंबई में हुए 26/11 के हमलों का भी जिक्र किया है। उन्होंने गलवान का जिक्र किया है, चाइना का जिक्र किया है, साथ ही साथ 26/11 के हमलों का भी जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने उस वक्त की यूपीए सरकार के फैसलों के बारे में बात की और लिखा कि उस समय लिए गए एक्शन ने देश को कमजोर किया। एक समय आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा होते हुए दिखनी चाहिए। 26/11 एक ऐसा समय था जब ऐसा होता हुआ दिखाई देना चाहिए था। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत को उन दिनों में कहीं तेज एक्शन दिखाना चाहिए था, जब भारत में भी अमेरिका की तरह 9/11 का हमला हुआ था। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 years के ये वो अंश जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। मनीष तिवारी कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस की ही सरकार को बेबस, लाचार और कमजोर साबित किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब में लिखे गए शब्द चर्चा में मनीष तिवारी ने अपनी किताब में 26/11 के बाद यूपीए सरकार के एक्शन को कमजोर बताया, सरकार को कमजोर बताया। क्या देश की रक्षा से जुड़े जानकार मनीष तिवारी से सहमत हैं? ये एक बड़ा सवाल। एक सैनिक होने के नाते मैं ये मानता हूं कि मनीष तिवारी ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि 26 नवंबर जब बॉम्बे में अटैक हुए थे उसके बाद सरकार के एक्शन जिस प्रकार से होने चाहिए थे वो नहीं थे, क्योंकि जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है हमने उसका सर कुचल देना है, उस सांप को कुचल देना है, उसको खत्म करना है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में साफ शब्दों में लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी प्रतिक्रिया 9/11 के बाद अमेरिका ने दिखाई। यानी मनीष तिवारी का मानना है कि 26/11 हमलों के बाद यूपीए सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया और देश कमजोर दिखा। देर आए दुरुस्त आए। मनीष तिवारी जी आज कह रहे हैं कि अपनी किताब में यूपीए सरकार ने कमज़ोर एक्शन लिया क्योंकि यूपीए सरकार कमज़ोर थी। आपको बहुत जल्दी याद आया। शर्मनाक बात है आपके लिए, मैं तो ये कहूँगा। यह आपको बता देना जरूरी कि 26/11 के बाद यूपीए सरकार ने क्या एक्शन लिया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया, पूरी मुंबई को बंधक बनाया, जहां से निकले अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। हमलों के तुरंत बाद यूपीए सरकार के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त शाहिद मलिक को तलब किया और आतंकवाद पर अंकुश लगाने में उनकी विफलता पर विरोध दर्ज किया। दूसरा एक्शन, तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पाकिस्तान सरकार के सामने मांग रखी कि वो मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम सहित 20 आतंकियों को भारत को सौंप दे। तीसरा एक्शन, पीएम मनमोहन सिंह के संदेश का हवाला देते हुए दिसंबर 2008 में अमेरिका के सेनेटर जॉन मैकन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को चेतावनी दी कि भारत पाकिस्तान पर हवाई हमला कर सकता है। सीमा पर पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी। भारत ने भी सीमा पर अपनी पूरी तैयारी की। भारत के निशाने पर पाकिस्तान के 5000 टारगेट थे। 25 दिसंबर को दिल्ली में टॉप लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कोई युद्ध नहीं चाहता और मनमोहन सिंह के इस कथन के बाद यूपीए सरकार के एक्शन के ताले बंद हो गए। ऐसा ही कुछ मनीष तिवारी ने अपनी किताब में यूपीए सरकार के लिए लिखा। मनीष तिवारी ने मोदी सरकार के फैसलों का किताब में जिक्र तो नहीं किया, लेकिन संकेत है कि मोदी सरकार ने जिस तरह पुलवामा अटैक, उरी अटैक के बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की वो सही, और 2008 में यूपीए सरकार को भी यही करना चाहिए था। उरी और पुलवामा के बाद भारत सरकार ने जो कार्रवाई की, जो सेना के साथ सरकार खड़ी हुई, खुला हाथ दिया और मिलिटेंट्स को जहां पर छुपे हुए थे, जहां उनकी बेस थी सीमा के बाद, वहीं जाकर मारा। सरकार से ये सपोर्ट चाहिए। 26/11 के बाद यूपी सरकार का एक्शन क्या था, ये आपको हमने सिलसिलेवार तरीके से बताया। अब आपको बताते हैं कि मनीष तिवारी यूपीए सरकार के किन एक्शंस को कमजोर कह रहे हैं। नंबर 1, मुंबई से जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के ट्रायल में देरी। नंबर 2, पाकिस्तान कनेक्शन के बावजूद बदला नहीं लिया गया। नंबर 3, आईएसआई पर कोई सीधा वार नहीं हुआ।
नंबर 4, डेविड हेडली को भारत में लाने में असफल रहे। नंबर 5, पाकिस्तान से लश्कर तैयबा और दूसरे संगठनों पर कार्रवाई करवाने में असफल रहे। मनीष तिवारी ने अमेरिका में 9/11 हमले का जिक्र किया। उन्होंने हमले के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया का जिक्र किया। आखिर 26/11 और 9/11 के बाद दोनों देशों की प्रतिक्रिया में क्या फर्क था, ये भी जान लेना चाहिए। 9/11 और 26/11, 9/11 यूएस का, 26/11 भारत का, दोनों ही देशों को सिखा गया कि टेररिज्म के खिलाफ आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म अपने आप में मजबूती पाता है जब आप उसके खिलाफ टॉलरेंस दिखाते हैं। 9/11 हमले के गुनहगार ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर एबटाबाद में मारा, जबकि 26/11 के गुनहगार आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। मनीष तिवारी की किताब में लिखे गए शब्दों का सार यही कि अगर यूपीए सरकार उचित कार्रवाई करती तो भारत के गुनहगार भी ओसामा बिन लादेन के पास होते और गुनहगारों को सजा देने के मामले में भारत अमेरिका के बराबर होता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। जाहिर सी बात है, इस किताब को लेकर और इस किताब में जो बातें की गई हैं उनको लेकर के कांग्रेस आज बैकफुट पर दिखी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन जब टाइम्स नाउ संवाददाता रंजीता झा ने अधीर रंजन चौधरी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मनीष तिवारी की एक किताब रिलीज हुई है, रूपा पब्लिकेशन की ये किताब है जिसमें वो 26/11 का जिक्र कर रहे हैं और उसमें वो उस समय के तात्कालिक जो सरकार है, उस समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि 26/11 को लेकर जितनी बातें हुई उस तरह के कड़े फैसले नहीं लिए गए, धरातल पर फैसले नहीं दिखे। इसका मतलब अपने ही सरकार को घेरने की कोशिश मनीष तिवारी। उसकी अभी इतने दिन बाद वो होश में आए क्यों पता नहीं। 6 साल की घटना, अभी 2021 साल, होश में आने के लिए इतना देर क्यों लगा दी मुझे पता नहीं। व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ कह सकते हैं और हमारे पार्टी के कद्दावर नेता भी है, कुछ कह सकते हैं, अपनी राय है। ये राय पार्टी की राय नहीं है। और चेतावनी क्या, कड़ी व्यवस्था क्या, प्रतिक्रिया कैसे होना चाहिए, उस समय यह सरकार को बताना चाहिए था। मुझे पता नहीं है बताया या नहीं, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी जी, सारे दुनिया में चुनिंदे कुछ राष्ट्रनायकों में इनको शुमार किया जाते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ जब बात हम करने जाएंगे तो तथ्यों आधार पे करना जरूरी है, क्योंकि उस समय ग्लोबल पॉलिटिकल डायमेंशन क्या था, हमारी रीजनल हालत क्या थी, ये सबको मिला के कोई एक सरकार की रणनीति तैयार होती है। और ये कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पाकिस्तान को कमजोर किया, बांग्लादेश, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को हटा लिए थे। तो वही विरासत हम पालन कर रहे हैं। तो पता नहीं क्यों लिखा है इस तरीके की बात। वो व्यक्तिगत रूप से कुछ भी कह सकते, वो अपना आजादी है, अपना बात रखने की आजादी है। अधीर रंजन चौधरी ने भले से ही मनीष तिवारी की बात से किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा जरूर मिला। बीजेपी ने आज कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और यह पूछा कि 2008 की कांग्रेस सरकार आतंक के सामने लाचार क्यों दिखी। देखो, एक बात बहुत साफ है कि सांप्रदायिकता के वोट और धर्मनिरपेक्षता के खोट के उड़न खटोले पे बैठकर जो लोग पॉलिटिकल पाखंड और प्रवचन करते थे, वो पूरी तरह से एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, वो ऐसी बेनामी संपत्ति बन गई है जिसका कि नाम भी संकट के घेरे में आ गया है और काम तो संकट में था ही। तो इसलिए जो मुझे लगता है कि जो चीजें अभी उनकी पार्टी के लीडर कह रहे हैं, और एक ऐसी पार्टी जो कि इस समय जो है वो जिसका इतिहास दागी हो और वर्तमान बागी हो गया हो, तो निश्चित तौर से इस तरह की बातें सुनाई पड़ेंगी। जो पुलिसकर्मी थे, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिया, भारतवासियों के लिए दिया, जो एनएसजी कमांडो शहीद हो गए, आपने उनकी कुर्बानी को भी अपमानित किया
और ये इकलौता वाक्य जो है, इसमें इतनी ताकत है कि सोनिया गांधी जी, आपकी ये सहूलियत की जो राजनीति है उसको छोड़कर देश को आपको ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी। आपको याद दिला दें कि 26/11 के फौरन बाद कई ऐसे ऑप्शंस थे जो कि सरकार के सामने रखे गए, जिनके बारे में वायुसेना सेना ने बात भी की और इसका खुलासा बार बार वायुसेना के उस वक्त के जो प्रमुख थे फाली होमी मेजर, उन्होंने भी किया है। उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद एयरफोर्स जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थी। The basic stage of planning, when we had gone through, as I said, many options, and of course we had everything in mind: what aircraft to use, what weapons to use, how to use them. All those plans were ready, but what we were waiting for was the target system itself and the go-ahead from the government. तो इस मुद्दे पर राजनीति तो होती रहेगी, पर जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक 2008 में ही पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ ना करके भारत ने कमजोरी दिखाई? मेजर जनरल बिशंबर दयाल रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा भी हमारे साथ है। जनरल दयाल, सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं, कई किताबें तब से लिखी गई हैं जिनमें ये बात बताई गई है कि कम से कम 2 ऐसे मीटिंग्स की गई थी 26/11 के बाद, जिसमें सेना ने, वायुसेना ने कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। हमने पहले भी ऑपरेशन पराक्रम किया, ऑपरेशन ब्रास टैक्स किया, कुछ नहीं तो कम से कम POK में जाकर के उनके आतंकी अड्डों पर हमला तो कर ही सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए, हाइंडसाइट में बहुत कुछ कहना बहुत आसान है, बहुत संभव है। मैं नहीं मानता कि, देखिए, जब हमने 2002 में पराक्रम किया था तो पूरा 1 साल भारतीय सेना वहां पे तैनात रही और 1 साल के बाद वापस आ गई। उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर निकले उसके, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान का रवैया बदला। लेकिन 2008 में क्यों इस किस्म से फैसला लिया गया? क्या हालात थे? एक इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक टाइम पे एक कंट्री का नेशनल पावर क्या है, नेशनल स्ट्रेटजी क्या है और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या है, वो उसी हिसाब से वो देश उस अपना फैसला लेता है। अब भारत की उस टाइम पे अगर आप हकीकत में देखें भारत का, तो भारत के अंदर भारत और US के रिलेशंस बहुत इंप्रूव हो रहे थे और उसी टाइम पे अक्टूबर 2008 में जो अपनी ट्रीटी थी, जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी, वो साइन हुई थी। उधर पाकिस्तान में अभी भी अमेरिका के इंटरेस्ट थे। अमेरिका पाकिस्तान में अभी भी, ओसामा बिन लादेन बहुत दूर था उससे। तो ये बहुत ही चीजें मैटर करती हैं। सिर्फ ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे हाइंडसाइट में बाद में कुछ भी कहना, मैं नहीं समझता ये किसी किस्म की। और अगर किसी को बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन होती है, मेरा अपना मानना ये है कि अगर मैं कहीं भी डिसीजन मेकिंग हूं और अगर मेरी नहीं बात है तो मैं आई विल गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर नहीं मानते तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये मनीष जी को उस टाइम रिजाइन कर देना चाहिए था, देश को बताना चाहिए था कि ये कमजोर है, कायर है। बिल्कुल, ये तो ये राजनीतिक द्वंद तो होता रहेगा। ये भी अलग बात है, कांग्रेस आज ये भी कह रही है कि मनीष जी तो उस वक्त ना सिर्फ मंत्री नहीं थे, उनको कुछ पता भी नहीं था कि सरकार में क्या बातें चल रही हैं, सरकार क्या करना चाहती है, क्या करने वाली है, क्या उनके सामने ऑप्शंस थे, विकल्प थे जो कि उस वक्त टेबल पर रखे गए थे। पर जनरल सिन्हा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि अभी हम बैठ करके कह सकते हैं कि 2008 में स्ट्राइक कर दीजिए, 2008 में आप युद्ध शुरू कर दीजिए, पर उस वक्त हमारे रिश्ते खासतौर पर अमेरिका से बिगड़ जाते अगर हम एक लिमिटेड एक्शन भी करते पाकिस्तान के खिलाफ? एकदम गलत, एकदम गलत। क्यों? जिस कांग्रेस सरकार को गट्स नहीं है, साहस नहीं था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का, काम कौन करती? इंडियन एयरफोर्स। उस समय के एयर चीफ फाली मेजर ने कहा था मेरे पास ऑप्शन तैयार है, मुझे बताओ, गो अहेड दो। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये राज सम्मान की बात है। राज सम्मान आपके घर में आके कोई घुस के बर्बादी करता है
और आप कहते हो कि अमेरिका के साथ रिश्ता अच्छा था, इसी संदर्भ में हमने फैसला नहीं लिया पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी एक कावड़ पार्टी है, एक लीडरशिप जो है देश को 1947 से बर्बाद करती रही है, ये पाकिस्तान परस्त पार्टी है, ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। नहीं, ये तो आप राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सच में भारत इस तरीके का एक्शन लेता और उसको कोई इसके नतीजे नहीं भुगतने पड़ते? एकदम नहीं नतीजा भुगतना पड़ता। अभी मोदी जी ने जो सर्जिकल क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देती हूं कि जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ, हमको काफी उसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 1 साल तक हमने ट्रूप्स मोबिलाइज किए, उसमें जान का तो नुकसान हुआ ही हुआ, माल का भी नुकसान हुआ। तो शायद उस वक्त की सरकार ने सोचा 2008 में कि जिसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट, कि हम इस वक्त इस तरीके का ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैडम, सवाल यह है राष्ट्र के सम्मान का। आप शब्दों से घुमा फिरा के मत उसको कंफ्यूज करने की कोशिश कीजिए। हमारे घर में घुस के कोई तबाही करेगा, हम चुपचाप बैठेंगे? सब कुछ तर्कदार कीजिए, उसको सबक सिखाने की जरूरत थी। जनरल दयाल, क्या भारत एक कमजोर मुल्क प्रतीत हुआ दुनिया के सामने सिर्फ क्योंकि वो चुप बैठा रहा? आप इससे पहले कि आप इस बात का जवाब दें, हम एक ग्राफिक दिखाना चाहते हैं आपको और अपने दर्शकों को भी कि एक तरफ हमला हुआ, क्योंकि मनीष तिवारी ने खुद बोला है कि 26/11 वैसा हमला था भारत के ऊपर जैसे कि अमेरिका के ऊपर 9/11 हुआ था। एक देखिए आप उदाहरण कि 9/11 के बाद अमेरिका ने क्या किया और 26/11 के बाद भारत ने क्या किया। आतंक के खिलाफ वित्तीय युद्ध शुरू किया अमेरिका ने, भारत ने MEA के पाकिस्तान उच्चायुक्त को तलब किया, हमने डिमार्श जिसको कहते हैं वो दिया। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से 20 आतंकी मांगे और पाकिस्तान ने कह दिया हमारे देश में तो आतंकी है ही नहीं, हम तो खुद आतंकवाद से परेशान हैं। अमेरिका ने 142 देशों के आतंकियों की संपत्तियां जब्त कर दी। आपने देखा होगा अब तो इतनी फिल्में बन चुकी हैं, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि ग्वांटानामो बे में कितने लोगों को सिर्फ इसी शक पे उठा लिया गया जनरल दयाल कि वो 9/11 के हिस्सा थे। उन्होंने पेट्रियट एक्ट लेकर के आया जिसमें जो सिर्फ संदिग्ध थे, अभियुक्त नहीं थे, संदिग्ध थे, उनको उठा लिया गया और बिना किसी ट्रायल के लिए सालों साल उनको ग्वांटानामो बे में रखा गया। अमेरिका ने दिखा दिया कि आप एक बार हमला करेंगे अमेरिका पे, वो चुप नहीं रहेंगे, वो जमीन आसमान हिला देंगे। हमने क्या किया? हमने उनके उच्चायुक्त को तलब कर लिया। क्या भारत ने अपने आप को एक कमजोर मुल्क दर्शाया? जनरल दयाल, आप दोनों रिस्पॉन्सेस को देखिए। जनरल दयाल, जब अमेरिका कर सकता है 9/11 के बाद, तो भारत क्यों नहीं कर सकता 26/11 के बाद? जी, लगता है कि अभी उन तक आवाज नहीं जा रही है। एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी जनरल सिन्हा जी, आप कुछ कहना चाहते थे जनरल सिन्हा? या मैडम ऐसा है, नहीं मुझे कोई आवाज नहीं आई, अभी आवाज। ये 6 इंपॉर्टेंट बिंदु है जिस पे मैं टिप्पणी करना चाहूंगा जी। ये जो मनीष तिवारी जो लिख रहे हैं कि कायरता का प्रचारक था, कमजोरी थी सरकार की, 6 बिंदु है। सिक्योरिटी एंगल, राष्ट्रीय सम्मान एंगल, आतंकवाद एंगल, कांग्रेस एंगल, पाकिस्तान एंगल और पर अपना निजी व्यक्तित्व मनीष तिवारी जी का। अब मुझे 1.5-2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं सब कुछ टिप्पणी करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ एक वोट में आके बैठ के आपके बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है देश का, वहां घुस जाता है? क्या सुरक्षा व्यवस्था थी, राष्ट्र सम्मान। एक छोटा सा मच्छर ऐसा देश आपको आके तबाह कर देता है, 167 लोगों को मार देता है और आप कुछ नहीं करते, निकम्मा हो जाते हैं, हाथ पे हाथ देके बैठते हैं, आज एम्बेसडर को तलब करते हैं। आतंकवाद का हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी जब पाकिस्तान प्लान कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था, लोग आके वहां सर्वे कर रहे थे? चौथा चीज कि मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि कांग्रेस एक डरपोक कावड़ जो है पॉलिटिकल पार्टी है जो देश को बर्बाद किया 1947 से। अब आते हैं पाकिस्तान एंगल जी। जब मणिशंकर आ जाता है पाकिस्तान और कहता है कि मोदी को हटाओ जी। देखिए अब हम फिर से राजनीति की बात कर रहे हैं। जनरल दयाल, मैं वापस आपके पास आना चाहती हूँ और हमने एक सेकंड आपसे लास्ट पॉइंट मेरे को बोलने दीजिए। निजी व्यक्तित्व मनीष तिवारी का, ये इंसिडेंट 2008 में हुआ था, 2021 में 13 साल के बाद मनीष तिवारी का छोड़ रहे हैं। उस समय कांग्रेस में से क्यों नहीं रिवोल्ट किया?
क्यों नहीं सरकार को झटका दिया? आज क्यों बोल रहे हैं ये बात? अच्छा, वो इतने साल तक चुप क्यों थे, वो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, जनरल बिशंबर दयाल भी नहीं दे पाएंगे। पर आपसे सवाल मेरा ये था कि अगर 9/11 के बाद अमेरिका इस तरीके के कदम उठा सकता है तो भारत ने चुप्पी क्यों साधी? आप देखिए, ऐसे है, हर एक नेशन की उस टाइम पे नेशनल पावर क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये बहुत चीजें डिपेंड करती है ना। तो हम ये सब बहुत आसान है बाद में कहना ये कर देना चाहिए था, हमने किया ना। देखिए, और इंटेलिजेंस फेलियर उसमें हुआ तो इंटेलिजेंस पर जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि राष्ट्रहित और देश के सम्मान से ऊंचा कुछ नहीं है। साहब, राष्ट्रहित और देश का सम्मान सिर्फ बार बार तू मैं से नहीं होता ना। उस टाइम पर 2002 में हम 1 साल तक और पराक्रम करके आए, ये सब मेरे साथ थे, और बॉर्डर पर बैठकर आ गए। 1 साल में कुछ नहीं किया हमने, वापस आ गए। पूरा 1 साल भारतीय सेना तैनात रही, क्योंकि कुछ हालात होते हैं। एक 2019 में परमिशन दिया और 2000 देखिए, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, मैं किसी के, सबका अपना ओपिनियन है, अपना इंप्रेशन है, अपना ओपिनियन है, अपनी थिंकिंग है। मेरा मानना यह है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और एक कांस्टेंट स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए, ना कि 2008 में 2012 में ये कर दिया, 2015 लॉन्ग टर्म। मेरा मानना यह है कि अगर आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसके बाद भी तो 300-400 लोग मरे ना 2016 के बाद भी। आप क्या कहेंगे? एक स्ट्राइक से कुछ नहीं हल होगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कह रहे हैं जनरल दयाल। अरे एक सेकंड और एक आपको नेम पे दिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जनरल सिन्हा। एक सेकंड, और उसको कौन सा देश, एक छटंकी देश आके आपको थप्पड़ मार के 167 आदमी को मार के चला जाता है और आप कुछ नहीं करते। एक छोटा सा चूहा पहलवान को तंग कर दिया और आप कुछ नहीं करते। जब एयरफोर्स चीफ, अरे उसने आपके पार्लियामेंट पे किया, उसने आपकी परमिशन दिया गया इंडियन आर्मी को, उसने करके पुलवामा, और आपने उनके कोई टैक्स इंडियन आप कैसी बातें तो एयर चीफ आपके बीच हूँ, क्या सरकार क्यों नहीं तैयार थी? सरकार क्यों नहीं हाँ बोली? एयर चीफ बोलता मैं तैयार हूँ। चलिए, इसमें जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी अलग अलग राय है। अभी हम बैठ करके टीवी पर शायद ये फैसला सुना सकते हैं कि उस वक्त युद्ध कर लेना चाहिए था, सर्जिकल स्ट्राइक कर लेनी चाहिए थी, पर एक सरकार ही है, जब वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग करती है, उसके सामने बड़े सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, बड़ी सारी ऐसी वजह होती हैं, और सब चीजों को ध्यान में रख के ही फैसला लिया जाता है। क्या वो सही फैसला था? जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बोला था, इसका फैसला इतिहास ही करेगा। बहरहाल, जनरल दयाल, जनरल सिन्हा, हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 16 जून 2020 ये वही दिन था, देशवासियों को खबर मिली कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। देशवासियों में चीन के खिलाफ बेहद आक्रोश था। हमारे सैनिकों की शहादत पर आंखें नम भी थी। गलवान की विषम परिस्थितियों में भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारी सेना ने 45 से ज्यादा चीनी सैनिकों को ढेर किया। राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हीं वीरों को आज सम्मानित किया। में एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराने, 2 आतंकवादियों को घायल करने
एवं अपने घायल सैनिकों को बचाने में असाधारण वीरता, अदम्य साहस तथा अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा भाव का प्रदर्शन किया। भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वहन करते हुए राष्ट्र रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सूबेदार संजीव कुमार की पत्नी श्रीमती सुजाता देवी। सूबेदार संजीव कुमार जम्मू कश्मीर के कैरन सेक्टर में पिछले साल अप्रैल में आतंकवादियों की तलाश कर रहे विशेष बल की टुकड़ी के एक दल का नेतृत्व कर रहे थे। 5 घंटे तक बर्फीले रास्ते से गुजरने के बाद उनका दल आतंकवादियों के ठिकानों तक पहुंच गया। सूबेदार संजीव कुमार ने एक आतंकी को मार गिराया, 2 आतंकियों को गंभीर रूप से घायल किया, अपने साथी जवानों की जान भी बचाई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस ऑपरेशन में उनकी टुकड़ी ने 5 आतंकियों का खात्मा किया। अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया। नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायब सूबेदार नुदुराम ने शत्रु का सामना करते हुए अदम्य साहस, अतुलनीय कर्तव्य निष्ठा एवं असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया तथा भारतीय सेनाओं की उत्कृष्ट परंपराओं का निर्वहन करते हुए राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में पिछले साल जून में गलवान घाटी में चीनी सेना द्वारा किए गए शातिर हमले के खिलाफ उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए ये सम्मान मिला। राष्ट्रपति ने उनकी पत्नी को ये पुरस्कार दिया। सिपाही गुरतेज सिंह, 3री बटालियन, दी पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का उद्घोष करते हुए जब 23 साल के गुरुतेज दुश्मनों पर टूट पड़े तो दुश्मन भी थर थर कांपने लगे। कहते हैं एक एक अकाली सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं। गुरुतेज ने इसी बात को सही साबित कर दिया और एक के बाद एक 12 चीनी सैनिकों को अकेले ही मार गिराया। राष्ट्रपति की तरफ से बेटे के लिए सम्मान पाने पर माता पिता की आंखें नम थी तो देश के लिए शहादत देने पर गर्व भी था। सिपाही गुरतेज सिंह ने आमने सामने की उग्र भिड़ंत में निडरता, अदम्य साहस और असाधारण युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी चिंता किए बगैर वो बहादुरी से लड़ते रहे और सर्वोच्च बलिदान देने से पहले उन्होंने अपने पेट्रोल दल के कई साथी सदस्यों की जान भी बचाई। सिपाही गुरतेज सिंह ने विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर अनूप सूद, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, 21वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। जब मेजर सूद का नाम पुकारा गया तो आकृति मंच की ओर बढ़ चली। देश के लिए जान लुटाने वाले पति की वीर गाथा जब सुनाई जा रही थी तब आकृति के चेहरे पर गर्व के भाव साफ थे। पिछले साल मेजर सूद के पार्थिव शरीर पर बिलखती आकृति की तस्वीरों ने सबकी आंखें नम कर दी थी। आज उनके चेहरे का गौरव सबका सीना चौड़ा कर रहा है। जब भी देश के दुश्मनों ने कायरता दिखाते हुए घात करने की कोशिश की तब तक सीमाओं पर तैनात देवदूतों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुश्मनों का विनाश किया है। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले शहीदों ने बताया कि जीवन के क्या मायने होने चाहिए। कम उम्र में अमर होने वाले शहीदों ने सिखाया है कि मातृभूमि के लिए जब अपने प्राण गंवाने की बारी आए तो देशभक्ति की यही भावना, यही समर्पण, यही साहस, यही शौर्य, यही शक्ति और भक्ति के साथ अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया जाता है। हमारी सेना के साथ साथ एक और सुरक्षा बल है जो कि हमेशा देश की रक्षा के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आता है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की और जम्मू कश्मीर के ही एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस अफसर बिलाल अहमद मागरे को आज मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बिलाल 2019 में बारामूला में एक आतंकी एनकाउंटर में घायल होने के बावजूद नागरिकों को निकालने और आतंकियों से लोहा लेने में उन्होंने अदम्य साहस दिखाया। बिलाल की माताजी सारा बेगम ने आज राष्ट्रपति से शौर्य चक्र लिया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने से बिल्कुल पहले शहीद बिलाल की मां बेहद भावुक हो गई।
गांधी जी का गुजरात लगातार पाकिस्तान ड्रग्स माफिया के निशाने पर दिख रहा है। गांधी के गुजरात पर लगातार नापाक पाकिस्तान के और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया नजर जमाए हुए हैं। ड्रग माफियाओं द्वारा गुजरात को ड्रग के ट्रांजिट पॉइंट की तरह इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान भारत से आमने सामने के 4 युद्ध हार चुका है। 1947-48 में जम्मू कश्मीर, 1965 में वेस्टर्न फ्रंट, 1971 में बांग्लादेश और 1999 में कारगिल में पाकिस्तान को भारतीय फौज ने पटखनी दी। आतंकवाद परस्त पाकिस्तान कश्मीर में भी हारा। अब पाकिस्तान की नई चाल है, पानी के रास्ते भारत में ड्रग्स की स्मगलिंग। पाकिस्तान पर गुजरात एटीएस की बाज की नजर है। पाकिस्तान का गुजरात में करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा गया। 5 साल में पाकिस्तान का 1322 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। पानी के रास्ते गुजरात आ रही है पाकिस्तान से ड्रग्स। नापाक पाकिस्तान के निशाने पर गांधी का गुजरात। महात्मा गांधी के गुजरात को पाकिस्तान ड्रग्स का हब बनाना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की छत्रछाया में पल रही पाकिस्तानी ड्रग माफिया पिछले 5 साल से लगातार गुजरात के समुद्री मार्ग से ड्रग्स और नशीली प्रतिबंधित दवाओं को भारत में भेजने की फिराक में। गुजरात के समुद्री इलाके से जब भी ड्रग्स पकड़ी गई, हर बार पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ ड्रग्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। गुजरात एटीएस ने पिछले 7 साल के ऑपरेशन में 1323 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े, 69 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। 17 मामले गुजरात एटीएस ने दर्ज किए। 1373 किलोग्राम एमडी ड्रग पकड़ा गया। 550 किलोग्राम मेंड्रेक्स पकड़ा गया। 200 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। 3249 किलोग्राम ब्राउन शुगर और चरस बरामद की गई। नवंबर में ही 120 किलोग्राम हेरोइन का कंसाइनमेंट मोरबी से पकड़ा गया। मोरबी से पकड़े गए इस कंसाइनमेंट को देश के दूसरे राज्यों में भेजने का प्लान था। पाकिस्तान के इस जहरीले प्लान को गुजरात एटीएस ने कुचल दिया। ये पाकिस्तान के जो नारकोटिक कार्टेल्स हैं जो गुजरात की कोस्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रांजिट रूट के तौर पे, उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितना भी कंसाइनमेंट भेजा है उसमें 100% सीजर और एक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं। तो स्ट्रांग डिटरेंस क्रिएट हो रहा है। इस रूट को ये अभी नहीं, भविष्य में भी नहीं, नारकोटिक्स के लिए उपयोग नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के इरादे बेहद खतरनाक हैं, लेकिन भारतीय एजेंसी मुस्तैद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार पाकिस्तान के ड्रग्स कारोबार की कोशिशों को नाकाम कर रही है। गुजरात एनसीबी ने 2017 से लेकर नवंबर 2021 तक 59 केस फाइल किए और करोड़ों रुपए के ड्रग्स और नशीली दवाएं बरामद की। ये आंकड़े भी आपको हम दिखाते हैं। 5 साल में 59 ऑपरेशन, 177 ड्रग्स माफिया को पकड़ा, 8 विदेशी ड्रग्स माफिया पकड़े गए, 228 किलोग्राम चरस पकड़ा गया, 2284 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, 10 किलोग्राम अफीम बरामद की गई, 5 किलोग्राम कोकीन पकड़ा गया, 1450 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई, 43,000 कोरेक्स और कोडेन दवाई की बोतलें पकड़ी गई, 194 किलोग्राम पॉपी स्टेरो भी पकड़ा गया। यानी गुजरात एनसीबी ने पाकिस्तान की हर कोशिश को मात दी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गुजरात के कुछ जो वहाँ पे फैमिली जैसे है जिनके रिलेटिव पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो रेगुलर इनका मिलना जुलना होता है। तो वहाँ पे सी में काफ़ी आसान है। जो फिशिंग के तौर पे ये लोग जो जाते हैं, तकरीबन 25,000 जितनी फिशिंग बोटें जो हर डेली रेगुलर वहाँ पे सी में जाती है, और वहाँ पे उसी तरह से पाकिस्तान की भी, कराची से भी आते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो वहाँ पे लोग ट्रांसफ़र करके फिर यहाँ से ये अंदर गुजरात में एक बार एंट्री होने के बाद फिर ये लोग अलग अलग स्टेट में या कहीं भी इंटरनेशनल में भी भेज देते हैं यहाँ से एक बार इकट्ठे होने के बाद। पिछले कुछ समय से भारत में ड्रग्स की आमद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान पानी के रास्ते, राजस्थान बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स का कारोबार कर रहा है। इस समय अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन का स्टॉक लेके बैठा है। दुनिया के सबसे बड़ा ओपियम कल्टीवेशन 36 में से शायद 33 प्रोविंस में वहां पर ओपियम ग्रो हो रहा है। ठीक है, एक रिपोर्ट के हिसाब से 750 मेट्रिक टन हेरोइन उनके पास है। तो इतना बड़ा जब जत्था उनके पास है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन हम सब जानते हैं, कुछ छुपा नहीं है, और हिंदुस्तान के साथ कितनी
पाकिस्तान की दोस्ती है वो भी हमें पता है किस तरह की दोस्ती है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इस चीज को पुश करने के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो लिंक है वो रहेगा और इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की लोग कोशिश करेंगे। 4 दिन पहले ही डीआरआई की टीम ने पाकिस्तान के कराची से चीन के शंघाई जा रहे खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ के 11 कंटेनर कच्छ में भारतीय सीमा से पकड़े। डीआरआई बारीकी से जांच कर रही है। इससे पहले डीआरआई ने कच्छ के मुद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की 2,988 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की। ड्रग्स की ये खेप टेल्कम पाउडर की शक्ल में 2 कंटेनर के जरिए ईरान, अफगानिस्तान होते हुए मुंद्रा बंदरगाह पहुंची थी। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। गुजरात इसलिए ज्यादा अभी लाइमलाइट में आ रहा है। पहले बॉर्डर इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी और अभी ये केंद्र सरकार ने कच्छ और पंजाब और कश्मीर और टेररिस्ट के कारण और बाकी एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के कारण बॉर्डर सील हो गई। ड्रोन से जो ड्रग्स ड्रॉप होते थे, आर्म्स ड्रॉप होते थे, ये सील होने के बाद इन ड्रग पेडलरों को और ड्रग डीलरों को गुजरात पसंद इसलिए किया जा रहा है कि गुजरात के पास में पाकिस्तान पड़ता है। एटीएस, एनसीबी और एनआईए के साथ साथ गुजरात सरकार भी पाकिस्तान के ड्रग्स के कारोबार को पूरी गंभीरता से खत्म करने में लगी है। सरकार ने इसमें जनता की भागीदारी भी तय कर दी। जानकारी देने वालों को नार्को रिवॉर्ड पॉलिसी के तहत नगद इनाम देना शुरू कर दिया। ड्रग्स के हर पकड़े गए कंसाइनमेंट का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा पाया गया। लिहाजा पाकिस्तान के जहरीले फन को कुचलने का वक्त अब आ चुका है। अमित राजपूत, टाइम्स नाउ नव भारत, अहमदाबाद। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अमित राजपूत इस वक्त हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़ गए हैं। अमित, खास तौर पर जो गुजरात के बंदरगाह हैं उन्हीं को इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या हम ये माने कि भारत में, गुजरात में भी ऐसे माफिया हैं जिनकी साठगांठ इन तस्करों के साथ है? देखिए पद्मजा जी, बिल्कुल आपका जो सवाल है उसका मैं सीधा जवाब दूं उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि गुजरात की जो सुरक्षा एजेंसी हो या सेंट्रल की जो सुरक्षा एजेंसी है उनकी काबिले तारीफ करनी होगी कि वो इस तरह से, जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, लगातार इस तरह से ड्रग्स के बड़े बड़े कंसाइनमेंट जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं और सारे कंसाइनमेंट के अंदर पाकिस्तान का कनेक्शन जो सामने आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने सवाल किया कि क्यों वो गुजरात की बॉर्डर का उपयोग कर रहे हैं, क्या गुजरात के कुछ मछुआरे जो हैं उनसे मिले हुए हैं, उनका संपर्क रहता है, तो बिल्कुल इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से जो गुजरात का समुद्री इलाका है वो देश का सबसे बड़ा समुद्री इलाका है और उसी समुद्री इलाके पे जब भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान से भी कुछ मछुआरे जो हैं मछली पकड़ने के लिए आते हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर की हम बात करें तो समुद्र के अंदर ऐसा कुछ तय नहीं होता है और लगभग जिस तरह से भारत के मछुआरे और पाकिस्तान के मछुआरे एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत भी होती है और जो ये बॉर्डर इलाके के जो विशेष तौर से कुछ मछुआरे ऐसे हैं जिनकी संलिप्तता सामने आई है, उन लोगों का कनेक्शन बार बार पाकिस्तान के साथ में जुड़ा हुआ है क्योंकि उनके कुछ परिवार के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। साथ ही साथ कुछ मछुआरों को जिनको पाकिस्तान ने पकड़ा, मैं अभी फिलहाल एक केस की बात बताना चाहूंगा। मोरबी में जो केस किया है गुजरात एटीएस ने, उसमें गुलाम भागड़ नाम का एक आरोपी था। उसको पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी पकड़ के ले जाती है समुद्र के अंदर से, 3 महीने तक उसका इंट्रोगेशन करती है और उसके बाद उसे छोड़ देती है। तो क्यों उसे 3 महीने में छोड़ दिया गया? तो उस पर गुजरात एटीएस ने तफ्तीश तो शुरू की है, लेकिन एक बात यह खड़ी होती है कि जो मछुआरे पकड़े जाते हैं वो 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद भारत में आते हैं। उन्हें तब पाकिस्तान छोड़ता है तब वो आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मछुआरों का कनेक्शन कहीं ना कहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो ड्रग्स है इसमें वो रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। उन्हें लालच दी जाती है, उन्हें बहकाया जाता है कि आप ये कंसाइनमेंट समंदर में से गुजरात के इस बंदरगाह पे उतार दीजिए, आपको इतना पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो भारत के अंदर जो ड्रग के माफिया हैं, डीलर्स हैं,
वो उनके व्यक्तियों को भेज के, जिस तरह से मोरबी केस के अंदर एक महाराष्ट्र का जो पैडलर था वो पकड़ा गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ही चालाकी से चल रही हैं और लगातार नापाक पाकिस्तान के जो इरादे हैं कि सीधे युद्ध में वो जीत नहीं सकता है, तो इस तरह से गुजरात हो या देश का युवा धन हो, उसको इस तरह से टारगेट किया जाए और भारत को बर्बाद करने की और भारत के नाकाम भविष्य कोशिश को इस लगातार कर तरीके रहा से है। एक सोची समझी साजिश के तहत खोखला करने की कोशिश की जा रही है, पर लगातार जो एजेंसियां हैं वो भी इस प्लान को नाकाम कर रही हैं। ये देखा आपने अमित की इस खास रिपोर्ट में। अमित, सारी जानकारी हम तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। कल इसी वक्त होगी फिर से मुलाकात, लेकिन वो खबर जो कहीं और नहीं।